पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, हब में दरगाह नूरानी शाह नूरानी में एक धमाका हुआ है जिसमें मुतअद्दिद अफराद के जाँ बहक होने की इत्ला है, मुतअद्दिद जख्मी। और वहाँ पे हालात ये हैं कि करीबी हस्पताल, एम्बुलेंसेज मरीज़ों को और जो जाँ बहक हुए उन्हें मूव करने के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं थी। हेलीकॉप्टर अंधेरे की वजह से नहीं जा सकता था। अभी वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो इस वक्त जारी हैं। मज़ीद इत्ला जैसे जैसे आती जाएंगी आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। मंगल वाले दिन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीफ खानदान को अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया है कि मनी ट्रेल पेश किया जाए, पैसे कैसे गए, रसीदें पेश की जाएं और बताया जाए कि जो मेफेयर के अपार्टमेंट्स हैं, बाकी जायदादें जो आपने बनाई हैं वो किस तरह से बनाई हैं। और इस हवाले से शरीफ खानदान की तैयारी भी हो रही है कि जनाब वो जवाब जमा करवाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इसमें मेन पिटिशनर थी, जिसने काफ़ी एहतजाज भी किया, इस मसले को तकरीबन 7 माह तक जिंदा भी रखा मुख्तलिफ ज़राए से। कभी पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर बिल भी मूव किया, पार्लियामेंट्री कमेटी में भी बैठे रहे, एहतजाज भी किया। वहाँ पे एक चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक साबित करने में कामयाब हो गई है, जब शरीफ खानदान ने यह इकरार किया कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं, जिसके बाद जज साहिबान ने कहा आपने अगर ये इकरार कर ही लिया है तो अब ये बता दें कि ये पैसा आप कैसे बाहर लेके गए और ये कैसे खरीदे गए। उसके बाद कार्रवाई मंगल को आगे क्या चलती है यकीनन अपडेट्स होंगी, इस पे भी आज प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे। साथ साथ कौमी सलामती के हवाले से आज हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमारे प्रोड्यूसर अगर आपको ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पर दिखा सकें तो 1956 के इंक्वायरीज एक्ट के तहत नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की ये इंक्वायरी होगी। जी हाँ, 1956 के इंक्वायरी एक्ट के तहत, जिसके तहत पहले इसी हवाले से पनामा की इंक्वायरी की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत ने लिखा था कि जनाब 1956 इंक्वायरी एक्ट के तहत आप ये कार्रवाई करें। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था आप टुथलेस कमीशन बनाना चाहते हैं और उसको वापस कर दिया गया था। और अब उसी 1956 एक्ट के तहत और एक रिटायर्ड जज के तहत कौमी सलामती की एक कमेटी बनाई गई है। इस हवाले से आगे मामलात अब कैसे चलेंगे, क्या एक डेलिब्रेट कोशिश हो रही है कि इस मामले को कंफ्यूज किया जाए, गोल पोस्ट चेंज की जाए। चौधरी निसार अली खान साहब वजीर दाखिला, उनके बदलते बयानात की वजह क्या है। और जनरल राहील शरीफ जिन्होंने 2014 में कहा था कि फौज की ऑनर और डिग्निटी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और हर कीमत पे इसका दिफा किया जाएगा, उन्होंने इस हवाले से अभी तक क्या क्या किया ये भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं असद उमर साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और कॉर्पोरेट मामलात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आज मेरे पास कुछ दस्तावेजात हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे भी रहनुमाई एज फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी ली जाए इन डॉक्यूमेंट्स पे। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उम्मीद की जाती है कि अनकरीब इंशाअल्लाह ताला पेशगी मुबारकबाद दे देते हैं कि शायद पंजाब के सदर भी मुंतखब होने वाले हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया और पेशगी मुबारकबाद इस हवाले से। असद उमर साहब आपकी और कमर जमान कायरा साहब की इजाजत से मैं नाजरीन, क्योंकि अभी तक जो स्टैंस आया है वो ये कि जी 2006 से पहले हमारे पास बाहर कुछ नहीं था, सब कुछ हम 2006 में लेके गए, कुछ दुबई का बेचा, कुछ सऊदी अरब का, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंस है। और नाज़रीन मैं आपको ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, हसन नवाज साहब जो 1976 में पैदा हुए, उनकी ये कंपनी 2001 में रजिस्टर्ड हुई। 2001 में आप देखें 12 अप्रैल 2001 में फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर हुई। 1976 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, अप्रैल। और जब आप इसमें एड्रेस देखते हैं तो इसमें भी आपको बेसिक एड्रेस वही नजर आता है, 17 एवनफील्ड 118 पार्क लेन लंदन। 2001 में कंपनी रजिस्टर करवाते वक्त 17 एवनफील्ड का एड्रेस दिया जाता है। मैं असद उमर साहब के सामने ये डॉक्यूमेंट रख रहा हूं नाजरीन, ये भी इसको जरा पढ़ लें और देख लें कि ये जेन्युइन वहां पे डॉक्यूमेंट जो फाइलिंग होती है वहां से हमने ये दस्तावेज लिया। 2001 में 17 एवनफील्ड हाउस पार्क लेन, जो कि शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट को कहता है जी 2006 में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज ली, नेस्कॉल, नीलसन और उसके जरिए ये अपार्टमेंट्स लिए। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस बिजनेस शुरू करने के लिए ये एड्रेस आपने कैसे दिया 2001 में। ना सिर्फ ये, आपको लैंड रजिस्ट्री का नाज़रीन एक और डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, 17 एवनफील्ड। और अल तौफीक का जब केस 1998 में चल रहा था तो ये प्रॉपर्टीज अटैच हो गई थी इसके साथ, कोर्ट ने अटैच की थी। अल तौफीक
कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट फंड्स, और फिर क्वेश्चन इस पर रजिस्टर्ड हुई कि जनाब इसको अदालत की इजाजत के बगैर नहीं बेचा जा सकता, और 9 नवंबर 1999 को ये क्वेश्चन अदालत ने रिमूव कर दी, जिसका मतलब है कि 17 एवन फील्ड की जो प्रॉपर्टी थी जो कि अटैच की थी अदालत ने, और उसको फिर रिलीज कर दिया गया 1999 में। ये बाकायदा ये भी एक लैंड रजिस्ट्री का बरतानिया का सरकारी दस्तावेज है। सवाल यहां पे ये आता है कि अगर सब कुछ 2006 में था तो फिर 1998-99 में अल तौफीक केस में 17 एवन फील्ड बरतानिया के सरकारी रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी आपकी कैसे अटैच हुई? उसमें 4 मेन पार्टीज थी, हुदैबिया पेपर मिल था, शहबाज शरीफ साहब थे, अब्बास शरीफ साहब थे, और एक और इनकी फैमिली के साहब जो मेरे पास मियां शरीफ साहब का इसमें नाम था, वालिद साहब, मियां शरीफ साहब का नाम। हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से नाज़रीन जो केस चला उसमें फिर पता लगा कि जी माइनर शेयर होल्डिंग जो है, माइनस क्योंकि हुसैन नवाज साहब की डेट ऑफ बर्थ भी 1972 की बनती है, तो जो हुदैबिया इंजीनियरिंग है उसमें भी हुसैन नवाज साहब का नाम आता है, बाकी बच्चों के नाम आते हैं। जो इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में केस हुआ और इसहाक डार साहब के एफिडेविट के हवाले से, उसमें भी, और नैब का जो 2000 का केस था उसमें भी जो माइनर शेयर होल्डिंग है वो नवाज शरीफ साहब के नाम पे शो की गई थी। ना सिर्फ ये नाज़रीन, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं मैं। ये वो डॉक्यूमेंट है कि पैसे कितने दिए गए। मनी ट्रेल तो मांग लिया गया, 5,85,000 पाउंड 17 एवन फील्ड के लिए लिए गए, और इस पे फिर तकरीबन 5,000 कोई 800-900 पाउंड की स्टैंप्स भी लगी हुई हैं, और इसमें बाकायदा तौर पे लिखा जाता है 17 मई 1993 को नेस्कॉल कंपनी इस कंपनी 7 मई को ले लेती है। नेस्कॉल कैसे बनी? शैमरॉक हम आपको पहले बता चुके हैं कि पैसे शैमरॉक के जरिए लॉयड बैंक कैसे गए, और जब आप FIA की रिपोर्ट जो कि 1998 में मुकम्मल हुई, उस वक्त के सदर को भेजी गई, चीफ जस्टिस को भेजी गई, आर्मी चीफ को भेजी गई, उसका आप फाइनेंशियल ट्रैक निकालें और ये वाली आप अमाउंट की रकम देखें, और नेस्कॉल जो कि $50,000 में उस वक्त रजिस्टर हुई, और ये वाली अमाउंट, तो आपको जितने अमाउंट उसमें लिखे हुए नजर आते हैं तकरीबन $6,50,000, और ये वाला डॉक्यूमेंट 5,85,000 पाउंड, ये आपको बिल्कुल कॉरस्पॉन्ड करते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जब आप इनके BVI रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं तो वहां पे डिफरेंट एजेंट्स चेंज होते हुए आपको नजर आते हैं, और 2006 में जाके एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी चेंज होता है। वो डॉक्यूमेंट नाजरीन मैं आपको ट्यूसडे को जब शरीफ खानदान अपनी चीजें अदालत में पेश करेगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि अदालत में ये लोग क्या चीज पेश करते हैं। दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं, वो जो भी चीज आएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको वो दिखाऊंगा। ये असद उमर साहब डॉक्यूमेंट है, आपकी फाइल मैंने देखी है, उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट लगा हुआ है अभी तक। जी बिल्कुल, ये जो आपने बताया ये 5,85,000 पाउंड वाला डॉक्यूमेंट है, ये भी हमारे पास है। जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का आपने बताया 2001, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि वो पूरी कहानी ये है कि वो जाके दुबई से बीच में 23 साल पैसा गायब हो गया, एक जनरेशन, एक नस्ल जो है वो बीच में गोल हो गई, और वो फिर बच्चों के पास पहुंच गया, और वहां से अजीजिया स्टील में लगी और वहां गई। सिर्फ एक फ्लैगशिप नहीं, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया था 7 मुख्तलिफ कंपनियां बनाई गई, सब में हसन शरीफ डायरेक्टर है 2001 और 2005 के दौरान, और इन 7 कंपनी के अंदर जो रजिस्टर्ड एड्रेस दिया हुआ है वो 17 एवन फील्ड है। ये जो 4 अपार्टमेंट्स हैं पार्क लेन के, उनमें से एक अपार्टमेंट जो है, तो वो तो बिल्कुल वाज़े तौर पर सबूत मौजूद है कि ये काम जो शुरू हुआ, और ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 2006 से बहुत पहले शुरू हो चुका था, वो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उसके उन्हीं कंपनीज में से 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने यहां पे एक 2011 में एक इंक्वायरी की, और उन्होंने लंदन की एजेंसी को खत लिखा कि चौधरी शुगर मिल्स ने, हमें शक है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं? 3 वही कंपनी है, हसन शरीफ जिनके अंदर डायरेक्टर है, जिनका मैंने जिक्र किया अभी आपसे, जो 2001 और 2005 के दरमियान बनी थी, और हसन शरीफ साहब का खुद का नाम भी उसके अंदर आता है। तो ये तमाम रिकॉर्ड तो है, वो एक नहीं, लेकिन आपको दर्जनों ताने बाने मिलते हुए नजर आते हैं, और उसमें कोई मतलब किसी के शक ही नहीं होना चाहिए दिमाग में कि ये जो असासे हैं ये 2006 से बहुत पहले खरीदे गए, ये फैमिली की मिल्कियत के अंदर थे।
आपने जैसे जिक्र किया कि कोर्ट के अंदर सबसे बड़ा सबूत तो ये ना, कोर्ट के और वो पूरी रूलिंग, ये एक जमाने में कहा करते थे ये तो अखबारी खबरें, क्योंकि वो अर्दशीर कावजी साहब का एक आर्टिकल था, उसमें जिक्र हुआ था। वो जो कोर्ट की जजमेंट है वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। बाकायदा जजमेंट के अंदर 4 नाम लिखे हुए, हुदैबिया का है और फिर 3 फैमिली के मेंबर्स जिनका हमने जिक्र किया। तो मेरे ख्याल में अब इसमें तो कोई शक रह ही नहीं गया है। जैसे जज साहिबान ने कहा था बिल्कुल पहली हियरिंग के अंदर, सादा सादा सवाल है, सिर्फ उन्होंने आके ये बताना है किससे खरीदा, उसके कोई कागजात, बगैर कागजात के तो काम नहीं होता ना, पाकिस्तान में भी कागज बनाने पड़े, किससे खरीदा, किस बैंक से पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, वो जो पैसे जिस बैंक में आए वहां से आमदनी जो गई थी वो टैक्स रिकॉर्ड में दिखाई गई, पाकिस्तान से जो पैसा बाहर गया उससे कोई इजाजत ली, हुकाम से ये नहीं गई, वेल्थ टैक्स पाकिस्तान के अंदर 2003 तक मैंडेटरी होता था, वो दिया या नहीं, 5-6 सवाल है। कमर जमान कायरा साहब, एक सियासत के स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर होने के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, 1993 में जब गुलाम इसाक खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत को बर्खास्त किया था तो उस वक्त करप्शन के इल्जामात भी लगाए गए थे, लेकिन आपको शायद याद होगा कि उस वक्त शायद अदालत उस्मा ने इनको रिस्टोर कर दिया था। और ये करप्शन के इल्जामात जो आज लग रहे हैं 1993 में गुलाम इसाक खान साहब ने लगाए थे, और फिर सन 2000 में जो रेफरेंसेस बने उनमें भी इन सारी चीजों का जिक्र मौजूद है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास। क्या वजह है कि इतने सारे सबूत रिकॉर्ड पे होने के बावजूद और बारहा ये एलिगेशंस उठने के, आपकी हुकूमत पे इस पे इन्वेस्टिगेशंस भी हुई थी, रहमान मलिक साहब ने भी इन्वेस्टिगेशंस की थी बतौर एडिशनल डायरेक्टर FIA, आपकी हुकूमत के पास भी ये चीजें थी, क्या वजह है कि ये मामला चलता नहीं आगे आपको नजर आता? अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया। जहां तक डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है जो आप दिखा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट आपने कई प्रोग्राम्स के अंदर शायद कुछ नए भी हों, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट वो हैं जो सारी कौम को पता है, एडमिशंस हैं। अब इस सारे केस के अंदर एक और सिनेरियो आ गया, कहते हैं ना एक झूठ बोलोगे उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलोगे तो झूठ छुपेगा नहीं, फिर और नई चीजें खुलती जाएंगी। अगर आप गौर करें तो ये पनामा इशू खुलने के बाद, ये अनर्थ होने के बाद, अब तक मियां साहब के अपने खानदान की तरफ से, उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से, उनकी अपनी जात की तरफ से अब तक जितनी बातें की गई है वो कंट्राडिक्टरी है और वो मजीद नए खड्डे खोदे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वजीर आजम साहब ने, उनके बेटे ने पहले इंटरव्यू दिया, बेटी ने इंटरव्यू में खुद इंटरवीन करके इंटरव्यू दिया, बेगम साहबा ने इंटरव्यू दिया। ये एक तरफ अब उनके दोस्तों ने, उनके साथियों ने, चौधरी निसार अली खान साहब ने, उनके स्पोक्स पर्सन ने, जुबैर उमर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने बेशुमार बातें कही जो आज अदालत के अंदर मौकफ इख्तियार किया गया है वो उससे बिल्कुल मुतसादिम है। मैंने अगले दिन भी पूछा था, जुबैर उमर साहब बैठे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप ये बता दीजिए कि जो बातें आपके वज़रा या आपके स्पोक्स पर्सन करते रहे या वजीर आजम साहब ने खुद असेंबली में या कौम से खिताब करते हुए या जलसों में बात कही है, खास तौर पर जब कौम से एड्रेस कर रहे थे, उससे बड़ा डॉक्यूमेंट क्या होगा? जब असेंबली में अपनी वजाहत पेश कर रहे थे उससे बड़ा डॉक्यूमेंट क्या होगा? और रोज गवर्नमेंट कहती है, रोज गवर्नमेंट के स्पोक्समैन कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ये अपोजिशन वाले ड्रामे करते हैं, शोर करते हैं, जाएं स्पीकर के पास सारा रिकॉर्ड है वहां से ले ले, उसी का जिक्र हम कर रहे हैं। उसमें वो फरमाते हैं जी कि हमारे हम तो फूटी कौड़ी भी नहीं रही थी, हमारे 73-74 में नेशनलाइजेशन के बाद फारग हो गए बिल्कुल, और फिर अचानक हमारे वाले साहब जो है उन्होंने दुबई में जाके फैक्ट्री लगा दी थी। मैं 2-3 प्रोग्राम्स में ये इस बात की वजाहत कर चुका हूं कि दुबई में जो फैक्ट्री लगी थी उसमें 2 बैंकों का कर्जा था, एक BCCI था, एक बैंक ऑफ ओमान था, और BCCI के उस वक्त तमाम जो डायरेक्टर्स थे वो पाकिस्तानी थे। आप BCCI के किसी डायरेक्टर को अनोथ लीजिए और उसे कहिए कि बताए कि हकायक क्या है। ये जिस फर्म का जिक्र करते हैं, जिस स्टील मिल का दुबई में, वो स्टील मिल लिक्विडेट हुई थी, वो घाटे में गई, बिकी और बैंकों का कर्जा अदा नहीं हो सका। कायरा साहब, सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बुनियादी सवाल इस वक्त क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी सवाल यह है कि क्या मियां साहब का ये जो बायत का असासा है, ये इसकी मनी ट्रेल दुरुस्त है, इनके पास सबूत है, और जो बातें ये अदालत के अंदर कह रहे हैं, जो कल इंटरव्यूज में कौन से खिताब में कहते रहे, अगर वो मुतसादिम है तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यूज है ना, ये अरशद शरीफ साहब आपको पता है ना, आप तो जानते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट के इसी कोर्ट रूम में इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाकायदा प्रोजेक्टर लगा के
इंटरव्यू सुने थे और उनको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया था। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये सबूत के तौर पे एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। अब ये बहुत सारी कंट्राडिक्शन है जिनका इनको जवाब देना पड़ेगा। गवर्नमेंट की टीम बहुत दिनों से अपनी तैयारी कर रही है और इन सारी चीजों को वो भी मिला रहे हैं, उन्हें भी पता है, उनके पास लीगल एक्सपर्ट भी है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी हैं, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट कोई गिफ्ट के बनेंगे, कोई पार्टनरशिप बनेगी, कोई बेनामी बनेंगे, और वो बैक डेटों के, ये बादशाह लोग हैं, इनके पास कमाल है, असद खुद कारपोरेट सेक्टर से हैं। इस तरह के कारोबार करने वाले लोग जिनका कारोबार सारी जिंदगी 2 नंबरी पे रहा, उनका तो कमाल होता है कागजात का। ये कागजात तैयार करेंगे, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, अगर हकायक में बातें होनी हुई तो सबूत बेशुमार आ जाएंगे। अब देखिए उनके होता क्या है। बिल्कुल सही है। चले कुछ हकायक और भी बताते हैं, क्योंकि अभी तक तो बेसिक कंटेंशन ये है ना कि जी 2006 के बाद सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री ट्रेल हमारे पास मौजूद है, पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है, वो ये कि ना 2001 से ये ना सिर्फ काम शुरू हुआ था, 17 एवनफील्ड रजिस्टर हुआ था, बल्कि 17 एवनफील्ड जो एड्रेस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स का दिया गया, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट उस वक्त भी लोन्स और मॉर्गेजेस जो उठा रही थी उसकी तफसीलात क्या है, ये आपको नाज़रीन स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का याद रखें। मैं कायरा साहब आता हूं, मैं सिर्फ ये डॉक्यूमेंट दिखा दूं। 18 दिसंबर 2001 का ये डॉक्यूमेंट है, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, जिसका के एड्रेस आप देख चुके हैं 17 एवनफील्ड। ये नेशनल बैंक ऑफ दुबई से इन्होंने एक मॉर्गेज उठाया है और लीज होल्ड प्रॉपर्टी इसमें प्लॉट नंबर 8 121 एजवेयर रोड लंदन W2। अब अमाउंट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज और चार्ज। असद उमर साहब, आप अगर मुझे आसान अल्फाज में समझा सकें, मॉर्गेज और चार्ज अगर आप इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उठा रहे हैं 2001 दिसंबर में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये असासा जो है वो आपकी मिल्कियत के अंदर है, आपने इसको गिरवी रखवाया है। मॉर्गेज जो है वो कर्जा होता है, और चार्ज जो है यानी उसको गिरवी जो रखवाते हैं उसके ऊपर बैंक जो है अपना कानूनी हक जो उसके ऊपर लीगली रखवाता है उसको चार्ज कहते हैं। तो आपके पास असासा था, आप तो अपना असासा मुझे ये भी असासा था इनका, ये एजवेयर रोड वाला प्लॉट। बिल्कुल, आप देखें, अगर मैं को कर्जा लेने जाऊं तो मैं आपका असासा तो गिरवी नहीं रखवा सकता ना, जो मेरा असासा है मैं उसी को गिरवी रखवा सकता हूं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है कि लीगल चार्ज फिर पे हो गया 2002 में, यानी कि ये इन्होंने कर्जा उतार दिया इसका 2002 में फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स ने। आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के एक बैंक से कर्जा लिया, उसको उतार दिया। ये डॉक्यूमेंट भी नाज़रीन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यही फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स हसन नवाज साहब की 21 मई 2004 को एक और नाज़रीन बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है उससे कर्जा उठाती है, और इस दफा कर्जा किसके अगेंस्ट उठता है? ये है 12A एवनफील्ड पार्क लेन, 12A एवनफील्ड पार्क लेन। बात हो रही थी 16-17 एवनफील्ड की, यहां पे 12 एवनफील्ड, इसके अगेंस्ट भी मॉर्गेज उठाया गया। असद उमर साहब, मैं अगर ये डॉक्यूमेंट सही पढ़ रहा हूं, आप भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। और इसका नाज़रीन जब ये डॉक्यूमेंट मैं देख रहा था तो हमें इसमें पता लगा कि जनाब 12 एवनफील्ड 3,65,000 पाउंड का। असद उमर साहब, ऐसे ही है मामला? ये बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ये तो आप उसके चार्ज वाला डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, इसकी जो रजिस्ट्री है ये 2004 में खरीदा गया था ये अपार्टमेंट, और ये फिर वही फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट जो कि हसन शरीफ साहब जिनके डायरेक्टर हैं, जो उनकी कंपनी है जिसके वो बेनिफिशियरी हैं, उस कंपनी ने 2004 में खरीदा था, और उसके प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम कोर्ट के अंदर करा चुके हैं। बिल्कुल ठीक, यानी ये 2006 से पहले के सारे मामला चल रहे हैं। अच्छा असद उमर साहब, जब हम ये फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स की 31 मार्च 2002 की रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो यहां भी हमें पता लगता है कि जी यहां पे फिक्स चार्ज ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ये फिक्स या बैंक लोन इज सिक्योर्ड ऑन अ फिक्स चार्ज ऑन द लीज होल्ड प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब वो फ्लैट हो गए, और उसके ऊपर फिक्स चार्ज का मतलब जो गिरवी रखवाने के ऊपर बैंक ने उसके ऊपर अपना कानूनी हक क्रिएट किया, उसको फिक्स चार्ज कहा जाता है। नाज़रीन, एक और आपको मैं प्रॉपर्टी दिखा देता हूं फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट की, ये 21 मई 2004 की है। इस पे एक और हमें पता लगता है मॉर्गेज और चार्ज क्रिएट हुआ है। ये है फ्लैट नंबर 8 बर्वुड प्लेस लंदन। ये भी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। असद उमर साहब, यही कह रहा है ये डॉक्यूमेंट? बिल्कुल जी, इसके अंदर वही और ये भी 2006 से पहले, और वो भी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स की है बिल्कुल, और ये 2004 की है। ये भी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का नाज़रीन एक और आपको लीगल चार्ज डेटेड 4 अप्रैल 2005 बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के जरिए
ये वाला जो उठाया गया लोन, ये फ्लैट नंबर 469 कैडोगन स्क्वायर लंदन, आप अपनी स्क्रीन पे ये देख रहे हैं। तो ये सारे बिजनेसेस नाज़रीन हो रहे थे 2006 से पहले के, जो कि एक दावा किया जाता है। और भी इस तरह के बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल चार्ज है 12 एवनफील्ड के हवाले से, 17 एवनफील्ड के हवाले से, और ये पूरा मनी ट्रेल इस हवाले से जाता है। नेस्कॉल का अगर नाज़रीन मैं आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बीवीआई कंपनी से ओरिजिनल अगर मैं आपको दिखा सकूं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन डेट आती है 1993 और एमएमजी ट्रस्ट इसको अब चला रहा है। और एमएमजी ट्रस्ट से पहले हमें पता लगता है मोज़ैक फोंसेका, जहां से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। और अगले सफे पे जब हम आते हैं नाज़रीन, तो इंतहाई तब आप ऑथराइज कैपिटल भी इसका देख सकते हैं, $50,000 जब ये बने थे। अब जब हम अगले सफे पे आते हैं तो सारी हिस्ट्री इसकी दी हुई है 1993 से लेके 2016 तक। और इसमें हमें जो पता लगता है कि सिर्फ एजेंट उसमें चेंज हो रहा है, एजेंट का दफ्तर चेंज हो रहा है और रजिस्टर्ड एजेंट चेंज हो रहा है। यही ट्राइडेंट ट्रस्ट आता है, मोज़ैक फोंसेका आता है, एमएमजी आता है, और इसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो भी आते हैं। और 2006 में जो मोज़ैक फोंसेका से डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, असद उमर साहब अगर ये आप मुझे पढ़ के बता दें, क्योंकि ये फाइनेंशियल सीट्स कंपनी की भी इसी तरह की होती हैं, इससे हमें क्या अंदाजा हो रहा है, क्योंकि बाकी सर्टिफिकेट्स जो मेरे पास हैं उसमें नेस्कॉल के जो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस देखते हैं, बाकी कंपनीज की ये चीजें, डायरेक्टरशिप कहीं इसमें चेंज होती नजर आ रही है आपको? यहाँ पे आपको डायरेक्टरशिप भी चेंज होती हुई नहीं नजर आ रही। एक और मैं आपको डॉक्यूमेंट जो यही बात साबित करती है, जो पार्कलैंड के अपार्टमेंट्स हैं उसकी लंदन की रजिस्ट्री से हमारे पास ट्रांजैक्शन शीट्स मौजूद हैं कि कब कब उनमें ट्रांजैक्शन हुई। ये जो जिन अपार्टमेंट्स की हम बात करें 16A, 17A और वो 12A 2004 के बाद से, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी उसमें मिल्कियत के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है। तो इस डॉक्यूमेंट से भी और वो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उससे भी ये साफ नजर आता है कि जिसकी मिल्कियत आज है उसी की मिल्कियत आज से 12-13 साल इसमें पहले कहीं कोई पेमेंट्स वगैरह कहीं और नजर नहीं आ रही। मेमोरेंडम्स वही हैं जो $50,000 जिसने पहले दिए थे, सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सिर्फ एजेंट चेंज हो रहे हैं शेयर होल्डर के कहने पे, और फिर बाकी चीजें जो मिसिंग लिंक थे वो मोज़ैक फोंसेका के लीक डॉक्यूमेंट से मुकम्मल हो गए। बिल्कुल एब्सोल्युटली। वो जैसे मैंने कहा कि इतने दस्तावेजात अब तो आ चुके हैं ये दोनों चीजें साबित करने के लिए, एक कि 1993-94 के बाद से मिल्कियत इनकी नहीं बदली है, दूसरा कि 2006 से पहले न सिर्फ ये असासे बल्कि इसके अलावा जैसे मैंने कहा 7 मुख्तलिफ कंपनियां उन्होंने बनाई, करोड़ों रुपए की। लेकिन एक बहुत अहम चीज आपने सवाल पूछा था कायरा साहब से, मैं अवाम के लिए, बिकॉज ये बहुत अहम सवाल है कि कोर्ट ने देखना क्या है। आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूं, कोर्ट ने बड़ी सादा सी चीज देखनी है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो पूरी कौम के सामने दावा किया असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर, और उसके बाद दस्तावेजात शामिल किए, जमा कराए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या उन्होंने सच बोला या झूठ बोला? इतनी आसान बात है। और मेरी भी ये ख्वाहिश है, बाकी सबकी ये ख्वाहिश है कि वजीर आजम पाकिस्तान जिनको लोगों ने वोट दिए वो एक सच्चे आदमी साबित हों और अदालत में ये चीजें साबित कर सकें। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कायरा साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, और नेशनल सिक्योरिटी पे जो कारी जर्ब लगी उस पे आज 1956 इंक्वायरी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज करने का कहा गया। और जनरल राहील शरीफ साहब जिन्होंने 2014 में कहा था कि जनाब हम अपने इंस्टीट्यूशन की ऑनर और डिग्निटी का दिफा करेंगे, उन्होंने इस मसले पे अभी तक क्या किया है? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम कौमी सलामती पे कारी ज़र्ब के हवाले से बात करें और उस नोटिफिकेशन पे बात करें, कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है और जो सीनियर वकला हैं वो कहते हैं कि हमेशा शरीफ खानदान को टेक्निकल जस्टिस का फायदा मिला। इसहाक डार साहब ने जो एफिडेविट के जो इनका जमा करवाया उन पर इल्जामात लगे, उन्होंने 2 जजमेंट्स साथ लगाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और लाहौर हाई कोर्ट की। उन दोनों जजमेंट्स को मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा और पता लगा कि उस एफिडेविट पे तहकीकात नहीं हुई। इस बात पे इसहाक डार साहब को छोड़ा गया कि जी मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान था, क्योंकि वो नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक नहीं हो सकता था, वो चेयरमैन नैब ने लेना था, कानून में तब्दीली बाद में हुई, तो इसलिए ये इल्जामात, और इतना अरसा गुजर गया अब कानून सही तरह से परसू नहीं किया गया, और दोनों मौजिज अदालतों ने यही बात की। आपको उम्मीद है कि इस दफा भी टेक्निकल जस्टिस उसकी कोशिश करेगा शरीफ खानदान, या कि वाकई जो लीगल मेरिट्स हैं उसके ऊपर ये केस अभी तक जितनी हियरिंग हुई है उस पर जा रहा है? अरशद साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की है
कि यकीनन वो बड़े बाअसर लोग हैं, उनकी बड़ी रसाई है और बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास भी बड़ी आला टीम मौजूद होगी और वो सारी दुनिया की खिदमत, उनके न सिर्फ दौलत उनकी रिस्क पे है, उनकी बादशाही रिस्क पे है, लिहाजा वो सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स इकट्ठे करके बैठे होंगे। लेकिन फिर भी झूठ होगा, जितना मर्जी बोलते चले जाएं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखिए, ये बात दुरुस्त है कि माजी में समहाउ टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे या कानूनी हुक्म की बुनियाद पे अदालतों से उन्हें इंसाफ मिलता रहा जी। अब वो इंसाफ था क्या था, उनको मिलता रहा। हमारा वो भी था जो हमारे गुनाह नहीं थे, हम उनकी भी सजा मिल गई, बल्कि फांसियां मिल गई। उससे हटके एक बात अरशद साहब जरूर ध्यान में रखिए, जैकुलिन कैनेडी सदर कैनेडी की बेवा थी। कैनेडी के कत्ल के बाद उन्होंने एक शख्स से शादी की, वो अरबपति आदमी था, उस पर इल्जाम लगा कि इसने बहुत सारी नजायज दौलत बनाई। उसकी तहकीकात हुई, मामला अदालत में गया, तो कहते हैं कि उसने अदालत में जब सवाल हुआ तो 10-12 अरब डॉलर की बात थी, 10-12 बिलियन डॉलर। तो उससे जब सवाल हुआ कि सोर्स बताओ, मनी ट्रेल बताओ, कैसे आया पैसा, तो उसने एक बड़ी तारीखी बात कही थी। उसने कहा जज साहब मुझसे पहला मिलियन, फर्स्ट मिलियन के बारे में मुझसे इंक्वायर मत कीजिए, बाकी 9 अरब और 999 मिलियन की मैं सारी तफसील देने को तैयार हूं। ये जो पहला मिलियन है ये बहुत अहम है, ये जो पहला पैसा है ये बहुत अहम है, ये जो दुबई की फैक्ट्री है ये बहुत अहम है, ये फैक्ट्री कैसे बिकी, इसका लोन कैसे एड्रेस हुआ, ये बहुत अहम है, यहां से बुनियाद पड़ी है। बाकी डॉक्यूमेंट वो तैयार कर रहे होंगे, उनको लोन भी देंगे उनके दोस्त। आप बड़े बड़े हैरान को देखेंगे डॉक्यूमेंट्स कि उनके कुछ साथी, उनके वाले साहब को, मियां साहब के वाले साहब, बड़े मियां शरीफ साहब जो थे, उनके साथ उनके ताल्लुकात होंगे, वो बेटों के दोस्त होंगे, इनके दोस्त होंगे, वो इनको मुश्किल वक्त में कोई ना कोई कर्जे हंसना देंगे। कई ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो बेनामी होंगी मुख्तलिफ नामों पे, और इनके लिए वो अपनी प्रॉपर्टियां रखेंगे। आपने जैसे खुद कह दिया, इसहाक डार साहब का जो एफिडेविट है वो आज भी मौजूद है, उसकी टेक्निकलिटी छोड़ दीजिए, वर्डर क्वेश्चन था, वो दबाव था, जो भी था, छोड़ दीजिए उसको। सवाल यह है कि उसकी मेरिट पे तो बात कर लीजिए ना। बिल्कुल, उसकी मेरिट पे बात नहीं हुई। और जो नेस्कॉल के जरिए पहला 17 एवनफील्ड फ्लैट खरीदा गया, जो FIA की रिपोर्ट जो बतौर एडिशनल डायरेक्टर रहमान मलिक साहब ने की थी, वो वाला पैसा जो शैमरॉक में जा रहा था और फ्लैट खरीदे गए, वो एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और जो परचेज प्राइस लैंड रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट से एग्जैक्ट एक पैसा उस रिपोर्ट से FIA की मैच कर रहा है कि जो पैसा यहां से जाली अकाउंट से जा रहा था और वहां पे फिर ये खरीदे गए। और बहुत मेहनत की थी और उस वक्त के सदर को, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को ये रिपोर्ट भेजी गई थी FIA की, लेकिन उस पर काम कोई नहीं हुआ। कायरा साहब आज एक आखिरी बात जी, एक आखिरी बात, हमारे PTI वाले दोस्त एक मुआवजा करने निकले हैं। मुआवजा ये अदालत में साबित करने गए हैं कि मियां साहब के खानदान की पैसा जो था वो गलत गया था। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये मुआवजा करने जा रहे हैं, ये साबित करने गए हैं। अल्लाह करे कर नहीं, अब तो ओनर्स तो अब शरीफ खानदान पे डाल दिया ना अदालत ने। आपने तो प्रॉपर्टीज तो साबित करवा दिया इन्होंने कि नहीं। सर हमें तो ये दर्ज दिया गया है और हमारा ईमान भी यही है कि इरादा और मेहनत आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टीज तो एक्सेप्ट कर ली ना, जो कि अरसा दराज से एक्सेप्ट ही नहीं होती। मुआवजा करना। मैं तो तारीफ की बात। कायरा साहब इतना तो क्रेडिट देना कि आखिरकार अदालत में आके ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी ये हमारे फ्लैट हैं, जो आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किए। देखिए बात यह है, ये तो इकरार उनकी वालदा भी कर चुकी है, मियां साहब खुद कर चुके हैं, उनके बेटे इकरार कर चुके हैं, अदालत में आके मान लिया। अदालत में बहुत सारी बातें नहीं भी मानी, गलत बातें भी कही गई, और यूं लगता है कि उनके स्पोक्समैन कह रहे हैं कि ये लोग जो बाकी थे, असल स्टोरी यह है, जो मीडिया में स्टोरी बयान की जाती रही वो झूठ है। बिल्कुल, कौम को एक और गोली दी गई और अदालत में अब एक और बात बताई जा रही है। ये इंटरेस्टिंग होगा कि आगे प्रोसीडिंग कैसे चलती है। नाज़रीन, मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं आज वजारत दाखिला का, कि नेशनल सिक्योरिटी लीक्स के हवाले से जो कमेटी काम करेगी, इंक्वायरी कमेटी, वो 1956 के इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक काम करेगी और किसी को भी बुलाने की मजाज होगी। इसमें ये टाइम लिमिट मैं देख नहीं सका कि कोई मुतय्यन की गई है कि कितने अरसे में कमेटी ने काम करना है, नहीं करना। ये डेट मुझे तो नजर नहीं आई, शायद कोई इस तरह की डेट इसमें कोई और नोटिफिकेशन हो जिसमें
मेंशन्ड हो। आपको नाज़रीन याद होगा कि जब पनामा के हवाले से पहला खत लिखा गया था तो वो भी 1956 के इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक ही कहा गया था कि जी कार्रवाई करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक टुथलेस आप कमीशन बनाना चाह रहे हैं, जिसको पीटीआई ने एजिटेट भी किया और बिल आखिर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, एक रिटायर्ड जज वो कार्रवाई कर रहा है। जब राहिल शरीफ साहब, मैं आपको कुछ अखबार के तराशे दिखा रहा हूं, 2014 में आए तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि जनाब अफवाज पाकिस्तान के ऑनर और डिग्निटी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और आर्मी विल प्रिजर्व इट्स ऑनर एट ऑल कॉस्ट, जनरल राहिल। और इसके बाद जनरल राहिल ने इस हवाले से काफी काम भी किया और नॉर्थ वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान, वहां पे लार्ज स्केल ऑपरेशंस किए गए और जिसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं जनरल राहिल शरीफ साहब। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, जब मैं वहां पे गया तो कमांडर ने बताया कि ऑपरेशन की डिफरेंट स्टेज में जनरल राहिल वहां मौजूद होते थे। कराची जो अरसे दराज से बदअमनी का शिकार था, वहां पे ऑपरेशंस लीड किए गए। कराची कई दफा गए, वहां पे कोर हेडक्वार्टर्स मीटिंग भी हुई रेंजर्स के साथ बैठ के और वहां भी काफी हद तक अमन कायम हो गया। अब ये वाला जब मामला शुरू हुआ तो चौधरी निसार साहब, पहले तो उनके बयानात कुछ और आ रहे थे कि हाँ जी नेशनल सिक्योरिटी लीक है, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, वफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी यही बात की, दफ्तर खारजा ने यह बात की और दीगर हुकूमती इदारों ने यह बात की। लेकिन अब लगता है चौधरी निसार अली खान साहब के तेवर कुछ इस हवाले से बदलते जा रहे हैं और गोल पोस्ट थोड़ी सी वो चेंज कर रहे हैं। इसकी आखिर वजह क्या है और क्या बतौर इंस्टीट्यूशन आगे हुकूमती हलकों में यह सोचा जा रहा है कि जनाब जनरल राहिल के शायद 20 दिन रह गए और जनरल राहिल, अगर आपको याद हो, चौधरी निसार ने खुद ये कंफर्म किया था कि क्वेटा का जब सानिया हुआ था तो जनरल राहिल ने खुद ये पूछा था नवाज शरीफ साहब से कि जनाब उस कमेटी का क्या हुआ। अब ये कमेटी भी बन गई है। अब जनरल राहिल साहब मेरा ख्याल कल दोबारा वजीर आजम से गवादर में शायद उनकी मुलाकात हो तो इस मसले को यहां तक तो ले आए। अब मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से एक वक्फा लूंगा और उसके बाद पूछूंगा कि अब बतौर इंस्टीट्यूशन फौज इस मामले को कैसे देख रही है और ये क्या सिविल मिलिट्री टेंशन क्रिएट करने की एक बाकायदा कोशिश की जा रही है कुछ हलकों की तरफ से, जिसमें चौधरी निसार अली खान की कल की प्रेस टॉक इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी निसार अली खान साहब लगता है कौमी सलामती पे जो जर्ब लगी, कारी जर्ब लगी, उस पर गोल पोस्ट चेंज करते नजर आ रहे हैं। कायरा साहब 1956 के इंक्वायरी एक्ट के तहत कह रहे हैं कि जनाब ये इंक्वायरी आगे चलेगी। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जनाब इस तरह के जो कमीशन होते हैं वो टुथलेस होते हैं। तो अब कौमी सलामती पे हुकूमत क्या एक टुथलेस कमीशन बना रही है और क्या सीरियसली ले रही है जो गोल पोस्ट चेंज करते नजर आ रहे हैं चौधरी निसार? अच्छा साहब, दो तीन क्विक बातें, मतलब थोड़ा है। एक, जिस दिन ये खबर निकली और इस पे कमेटी बनाने का जिक्र किया गया, उसके बाद हुकूमती एक टीम जाके आर्मी चीफ से मिली, वापस आके उन्होंने ये बात इकरार की और वजीर इत्तलात से इस्तीफा लिया। खुद चौधरी निसार साहब ने कहा कि वजीर इत्तलात को चाहिए था जब उनके इल्म में ये बात आ गई तो वो खबर रुकवाते। अब खबर रुकवाना वजीर इत्तलात का कौन से कानून के तहत इख्तियार है, ये मुझे समझ नहीं आई कि आजाद मीडिया के इस दौर में कौन सा इख्तियार था जो परवेज रशीद खबर रुकवा लेते। दूसरी बात यह है कि परवेज रशीद साहब ने खुद एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कराची में अमजद साबरी साहब मरहूम के घर जाके जब वो चेक देने गए हुकूमत की तरफ से, उन्होंने कहा कि जी आप हमसे तो पूछते हो ये खबर लीक हुई, ये कोई लाजम तो नहीं है ना हमने लीक की हो। आप उस मीटिंग में पीपल्स पार्टी का सीएम भी था, उसमें पीटीआई का सीएम भी था, हो सकता है उनसे पूछो, हो सकता है उन्होंने लीक की हो। इसका मतलब यह है कि उन्होंने खबर की सेहत से इनकार नहीं किया, लीक करने से इनकार किया। और चौथी गुजारिश यह है, उन्होंने कहा हमने बहुत करीब पहुंच गए हैं, बड़ा नजदीक हाथ डाल लिया है, चंद दिनों में कौम के 2-3-4 दिन में कौम के सामने रख देंगे। अब वो 2-3-4 दिन लंबे होते जा रहे हैं। ये अगर तो इंस्टीट्यूशन का मुतालबा, अगर तो इंस्टीट्यूशन का तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर कमांड चेंज होने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक बड़ी अहम बात यह है कि ये टुथलेस कमीशन जो अपनी मर्जी के लोगों पर मुश्तमिल है, ये कमीशन इसमें किन किन से पूछना है। जब ये इंक्वायरी करने बैठेगा तो यकीनन उस मीटिंग के जो शुरका थे उनसे भी ये खाली, या तो ये हो ना कि इन्होंने पूछना हो सिरिल अलमेडा से, या इन्होंने डान को बुला के रगड़ा लगाना, बताओ आपने खबर क्यों चलाई है। अगर आपने खबर की सेहत से इनकार करना है तो और सूरत हाल है, और अगर आपने खबर ठीक है लीक कैसे हुई इंटेंशन पे जाना हो तो इंटेंशन तो उनको वज़ीर आज़म की भी पता करनी पड़ेगी, वज़ारात से भी पूछना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज कर दिया।
असद उमर साहब, चौधरी निसार साहब गोल पोस्ट चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं जी। पहले वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी तौर पे, कहते हैं 3-4 दिन में बता देंगे। ये भी कहते हैं कि कोई शॉर्ट लिस्ट हमने कर ली है कि मुश्तबा अफराद कौन है, और 30 दिन गुजरने के बाद वो कहते हैं कि एक लामानी कमीशन बना दिया गया, यानी मट्टी पाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एक चीज जो आपने पहले कही थी, बात जो है वो सवाल फौज की इज्जत का नहीं है, सवाल है कौम की इज्जत का, सवाल है कौम की सलामती का। खबर लगवाई क्या गई, हुकूमत भी कह रही है मनगढ़ंत खबर है, फौज भी कह रही है मनगढ़ंत खबर है, और क्या खबर है? वही झूठ जो पाकिस्तान के बारे में नरेंद्र मोदी और भारत सरकार सारी दुनिया में फैलाते हैं पाकिस्तान को दीवार से लगाने के लिए, उसको सच साबित करने की कोशिश की गई। यह हमला किसी एक इदारे पर नहीं था, यह पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सलामती पे था। तो ये तो बाकी कोई इसको करे, उठाए ना उठाए, हम तो कभी भी इसको छोड़ेंगे नहीं जिस वक्त तक ये ना पता चल जाए कि किसने ये घिनौनी साजिश की। असद उमर साहब, कमर जमान कायर साहब, दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, 2014 में जनरल राहिल शरीफ साहब ने कहा था कि आर्मी अपना ऑनर और डिग्निटी प्रिजर्व बतौर इंस्टीट्यूशन करेगी, और ये इंस्टीट्यूशन अफवाज पाकिस्तान का आज तक पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करता आ रहा है। माजी में कोशिशें की गई, मुख्तलिफ DGISI के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, और उसमें हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी ऐसी बातें करते देखे जा चुके हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान बतौर इंस्टीट्यूशन कौमी सलामती पे ना उन्होंने पहले कोई ज़र्ब लगने दी, ना इंशाल्लाह आइंदा लगने देंगे। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।